हाँ बेटा, सबसे पहले मेरी तरफ से सभी बच्चों को सुप्रभात। आज अपने कक्षा 11 में आपका जो हिंदी साहित्य विषय है, इस विषय पर चर्चा करेंगे। इसमें मेरी पूर्व की जो वीडियो हैं उनमें आपकी जो पाठ्य पुस्तक है अंतराक्ष, उसमें पहला पाठ ईदगाह है, उस पर अपनी विस्तृत चर्चा हो चुकी है। अब पाठ के जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों पर चर्चा चल रही है। पहले की वीडियो में मैंने प्रश्नों के बारे में आपको बताया है, उन प्रश्नों को हल कैसे करना है, किस तरह से उनके उत्तर आपको लिखने हैं। शेष जो बचे हुए प्रश्न हैं आज उन पर चर्चा होगी। इसी कड़ी में आगे जो प्रश्न आता है वो है कि बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पार्ट खेला था। बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पार्ट खेला था। बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पार्ट खेला था। बुढ़िया अमीना बालिका अमीना बन गई। बुढ़िया अमीना बालिका अमीना बन गई। इस कथन में बूढ़े हामिद और बालिका अमीना, इस कथन में बूढ़े हामिद और बालिका अमीना से लेखक का क्या आशय है? स्पष्ट कीजिए। इसको स्पष्ट करना है बेटा, इसके बारे में बताना है। पूर्व की तरह हमें सबसे पहले प्रश्न के बारे में जानना जरूरी है, उसको समझना जरूरी है कि ये जो हमारे सामने प्रश्न है, इस प्रश्न से लेखक क्या पूछना चाहता है, उसका मंतव्य क्या है। प्रश्न है कि बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पार्ट खेला और बुढ़िया अमीना जो थी उसने बालिका अमीना वो बन गई थी। तो इस कथन में बूढ़े हामिद और बालिका अमीना से लेखक का क्या आशय, क्या मतलब है? यानी जो भूमिका बूढ़े हामिद ने निभाई है और बालिका अमीना ने जो निभाई है, उससे क्या तात्पर्य है। कहानी जब हमने पढ़ने से हमको पता चलता है कि जब अमीना को पता चलता है कि उसका बच्चा यानी हामिद मेले में जब जाता है तो उसको खाने पीने के लिए जेब खर्च उसको जो देती है, यानी 3 पैसे जो देती है, उसको वो ईद के मेले में अपने ऊपर खर्च नहीं करता है, बल्कि हामिद ने चिमटा खरीद लिया था। और वो चिमटा इसलिए खरीदा क्योंकि उसकी बूढ़ी जो अम्मा है
वो जब चूल्हे पर रोटी पकाती है, फेंकती है, तो उतारते समय या पकाते समय उसकी जो अंगुलियां है वो जल जाती है। यहां हामिद के मन में अपनी दादी के प्रति करुणा का भाव, दया का जो भाव है वो पनपता है बेटा। उसने अपनी दादी की पीड़ा को, उसके दर्द को अनुभव किया है, महसूस किया है। ये यहां उसने समझदारी दिखाई है। इसीलिए वह हामिद के इस त्याग और अपने प्रति उसका जो प्यार था उसको देख करके, जो बुढ़िया यानी उसकी अम्मा है वो भावुक हो उठती है। एक छोटा सा बालक है, एक छोटा सा बच्चा है, जो काम, जो त्याग, जो प्रेम प्यार बड़े नहीं दे सकते, समझदार नहीं दे सकते, वो एक छोटा सा नन्हा सा 4-5 साल का बालक है, वो ये चीज अपने अंदर से दिखा रहा है, प्रकट कर रहा है। इसे वो भाव विभोर हो जाती है, भावुक हो जाती है, और इसी भावुकता के चलते उसका हृदय फूट पड़ता है, जो आंसुओं के द्वारा यानी उसके आंसू निकलते हैं, रोने लगती है। परिस्थितिवश बूढ़ी अम्मा बच्ची की तरह इस समय उसकी जो स्थिति है परिस्थिति के अनुसार समझने की कोशिश कीजिए बेटा, कि जो हालात हैं इस समय कहानी के द्वारा, जो हालात, जो परिस्थिति बनी है, जो वातावरण है, जो माहौल है, उस परिस्थिति के अनुसार बूढ़ी अमीना है वो बच्ची की तरह फूट फूट करके रो रही है। और पास खड़ा है उसके, उस बूढ़ी अम्मा के पास में हामिद खड़ा हुआ है, और वो बूढ़ों की तरह क्या है, बड़ों की तरह, बूढ़ों की तरह चुपचाप खड़ा है। इसलिए लेखक ने यह बात कही है कि बुढ़िया ना, बच्चा जो हामिद है उसने बूढ़े हामिद का पार्ट यानी जो भूमिका है वो निभाई है, और बुढ़िया जो अमीना है वो बालिका अमीना बन गई है, क्योंकि परिस्थिति के अनुसार उसको देख करके अपने बच्चे का त्याग, अपने बच्चे की, हामिद का जो प्रेम प्यार उसके प्रति था, उसको देख करके वो रोने लगती है। तो उस समय उसका जो रोना है वो बच्ची की तरह फूट फूट करके, जैसे बच्ची रोती है उस तरह से वो रो रही। और बूढ़ा हामिद, उसके बराबर, उसके सामने हामिद खड़ा हुआ है, और वो ये सब अपनी दादी के द्वारा जो रोना है वो देख रहा है। तो इस समय उसकी जो स्थिति है वो एक बालक की न होकर के बल्कि एक बूढ़े की तरह है। जैसे बूढ़े किसी तरफ, किसी चीज की तरफ देखते हैं या परिस्थिति के अनुसार उसको समझने की कोशिश करते हैं, उसी तरह से हामिद यहां खड़ा हुआ है। बूढ़े हामिद और बालिका अमीना से लेखक का जो मतलब है, आशय, वो यही है बेटा। इस तरह से आपको इस प्रश्न का जो उत्तर है वो लिखना है। अब इसके बाद में अगला प्रश्न आता है। अगला प्रश्न है, दामन फैलाकर हामिद को दुआ देती जाती थी। दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और आंसुओं की बड़ी बड़ी बूंदें गिरती जाती थी।
कहानी के अंदर ये प्रसंग आया है बेटा, उसी प्रसंग पर ये प्रश्न बना हुआ है कि दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और आंसुओं की बड़ी बड़ी बूंदें गिरती जाती थी। हामिद इसका रहस्य क्या समझता? हामिद इसका रहस्य क्या समझता? लेखक के अनुसार हामिद अमीना की दुआओं लेखक के अनुसार हामिद अमीना की दुआओं और आंसुओं को रहस्य को क्यों नहीं समझ पाया था? क्यों नहीं समझ पाया? कहानी के आधार पर स्पष्ट करो। यह प्रश्न है पूर्व प्रश्नों की तरह ही कि पहले जिस प्रश्न का हम उत्तर लिखने जा रहे हैं उसको समझना जरूरी है कि लेखक है वो इस प्रश्न के द्वारा क्या पूछना चाहता है। देखिए बेटा, दामन फैला करके, अपना आंचल फैला करके, और उसकी बूढ़ी अम्मा है उसको दुआएं देती जाती है। कब? जब वो चिमटा लेकर के आता है और अपने बच्चे के त्याग, प्रेम, प्यार, उस स्नेह को देख करके आंसुओं की बड़ी बड़ी बूंदें उसकी आंखों से नीचे गिरती जाती है। हामिद इसका रहस्य नहीं समझ पा रहा था। वो बच्चा था 4-5 साल का कि वो दुआएं दे रही है, क्यों दे रही है, उसके आंसू जो गिर रही हैं या वो रो रही है तो क्यों रो रही है, इस रहस्य को नहीं समझ पा रहा। लेखक पूछना चाहता है कि हामिद अमीना की दुआओं और आंसुओं के रहस्य को क्यों नहीं समझ पा रहा। कहानी हमने पढ़ी है बेटा, अब कहानी के आधार पर हमें इसका उत्तर देना है। क्या है, क्यों नहीं समझ पा रहा था? क्योंकि उसकी बूढ़ी दादी ने हामिद को मेले में जाने के लिए, वो बच्चा है, बच्चे की जिज्ञासा होती है बेटा कि वो मेले में जाए और वहां मेले का जो आनंद है उसको वो ले। सभी बच्चों की इच्छा होती है, एक हामिद की बात नहीं है बेटा, हर किसी बच्चे की इच्छा होती है। जब भी हमारे समाज में, घर परिवार में इस प्रकार से कोई उत्सव, त्योहार या अन्य कोई कार्यक्रम होता है तो बच्चों की खुशी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और जब इस प्रकार से तो सामूहिक त्योहार मनाने की बात आती है तब तो उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता है। इस्लाम के अंदर ईद का त्योहार जो होता है बड़ा पवित्र होता है। तो इस दिन ईदगाह पर मेला लगता है, तरह तरह की दुकानें सजती हैं, खेल तमाशे होते हैं, मिठाइयाँ, खाने पीने की चीज़ें, खिलौने, झूले, भांति भांति के दृश्य मेले में होते हैं बेटा। तो ऐसे में ईद के मेले में जाने के लिए उसकी दादी जेब में खर्च करने के लिए या जेब खर्च के रूप में उसको 3 पैसे देती है। अब यहां दूसरे बच्चों के अनुसार अगर देखा जाए तो हामिद भी एक बच्चा है, छोटा बालक है, उसको वो पैसे अपने लिए
खाने पीने की चीजों में खर्च देने चाहिए थे, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। यद्यपि उसके साथी, उसके मित्र ऐसा कर रहे थे, लेकिन वो उनसे प्रभावित नहीं हुआ। उसने समझदारी दिखाई और उन 3 पैसों को अपने ऊपर खर्च न करके उसने अपनी दादी के लिए चिमटा खरीद लिया। और उसने चिमटा क्यों खरीदा? वो इसलिए खरीदा क्योंकि वो जानता था कि जब उसकी दादी चूल्हे पर रोटियां सेकती हैं, उस समय उसके हाथ की अंगुलियां हैं वो जल जाती हैं। इसीलिए वो चिमटा खरीदता है, क्योंकि ये काम की चीज है, ये उपयोगी है। चिमटा ले जाएगा, उसकी दादी के काम आएगा, रोटियां आसानी से वो पका लेगी। बड़ों की तरह उसने यहां समझदारी दिखाई है। यह सब देख करके कि उसका बच्चा, अपने लिए उसने पैसे खर्च नहीं किए हैं, वो पैसे उसने उसी के लिए यानी चिमटे पर खर्च कर दिए। तो यह सब देख करके अमीना दामन फैला करके हामिद को, उसने जो उसके लिए त्याग किया था, जो प्रेम प्रकट किया था, उसके लिए वो दुआएं देती रही। और आंसुओं की बड़ी बड़ी जो बूंदें हैं वो भाव विभोर होने के कारण उसकी आंखों से धरती पर गिरती रही। अब हामिद इस बात को क्यों नहीं समझ पा रहा था? क्योंकि वो एक छोटा बालक था, वो नादान था। बड़े होते हैं, समझदार होते हैं, वो चारों ओर के हालात, परिस्थिति आदि को अच्छी तरह से समझ जाते हैं। तो बुद्धि की दृष्टि से या बुद्धि के दृष्टिकोण से उसमें बड़ों की तरह समझदारी की जो परिपक्वता होने नहीं थी। जैसी बुद्धि या समझदारी बड़ों में होती है, या बुद्धि समझदारी को लेकर के जो परिपक्वता बड़ों में दिखाई देती है, वो ऐसी नहीं थी। हाँ, इस समय उसने ये समझदारी जरूर दिखाई। ठहरा वो एक बात, आचरण उसका बड़ों के समान, तभी तो वो अपने ऊपर पैसे खर्च न करके और दादी के लिए काम आने वाला चिमटा वो खरीद लाता है। इस रहस्य को वह छोटा सा बालक जो नादान था, इसलिए वो इसको समझे नहीं पा रहा। तो इस तरह से बेटा आप इस प्रश्न का जो उत्तर है वो अपने शब्दों के अंदर लिख दोगे। इसके बाद अब अगला प्रश्न आता है, हामिद के चरित्र की कोई 3 विशेषताएं हमें बतानी है। किन विशेषताओं का वर्णन करना है? देखिए बेटा, जब हम ये कहानी पढ़ते हैं तो हामिद एक ऐसा पात्र है जो पाठक को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। और प्रभावित इसीलिए करता है कि उसके व्यक्तित्व के अंदर कई प्रकार की विशेषताएं, कई प्रकार के गुण, कई प्रकार की खूबियां पाठक को नजर आती है। उन्हीं खूबियों, उन्हीं गुणों, उन्हीं विशेषताओं को मध्य नजर रखते हुए हम यहां उसके चरित्र की 3 विशेषताओं का जिक्र करते हैं, जिनमें पहली विशेषता हमारे सामने आती है साहसी। साहस है उसके अंदर, इसीलिए उसको हम क्या कह सकते हैं? साहसी। सोचने की बात है बेटा, ईद के मेले पर जाने के लिए सभी बच्चे अपने माता पिता के साथ तैयार हो रहे हैं या जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। नहा धो करके, नए नए कपड़े पहन करके, सज धज करके तैयार हो रहे हैं। लेकिन
हामिद अकेला है, उसके माता पिता गुजर चुके हैं। उसके माता पिता के बारे में उसे बताया गया है कि उसके पिता है वो बाहर गए हुए हैं, उसकी माँ ईश्वर के पास गई हुई है, बहुत सी चीजें लेकर के आएंगी, उसके पिता रुपए कमा करके लेकर के आएंगे। आज भी हामिद को आशा है कि उसके माता पिता आएंगे और आने की आशा वो अपने मन में पाल रहा है। तो यहां वो अकेला है। अब वो मेले में जाएगा, ईदगाह पर जाएगा तो अकेला ही जाएगा। तो अकेला जाएगा तो बेटा एक स्वाभाविक बात होती है कि बच्चे जब घर से बाहर अकेले जाते हैं तो माता पिता की चिंता बढ़ जाती है। यद्यपि उसके माता पिता है नहीं, उसकी दादी है, देखरेख करने वाले, परवरिश करने वाले, और उसकी दादी के जीवन का सहारा सिर्फ और सिर्फ है हामिद ही है। तो दादी को चिंता होना स्वाभाविक बात है। तो सबसे ज्यादा इस समय चिंता होती है तो उसको उसकी दादी को होती है। वो चिंता प्रकट करती है, लेकिन अपनी दादी का धैर्य, हौसला बढ़ाता हुआ, उसे समझाता हुआ कहता है कि अम्मा तुम डरना नहीं, कि अम्मा डरना नहीं, मैं सबसे पहले आऊंगा। ये जो संवाद है कहानी के अंदर कहानीकार ने रखे हैं, इन संवादों से हामिद के व्यक्तित्व की जो निडरता है वो पाठक के सामने आती है कि अंदर से कि वो इतनी दूर अकेला जाएगा फिर आएगा, उसे कोई डर भय होगा, कोई खतरा होगा, नहीं, कुछ नहीं है। पूरी निडरता के साथ वो कहता है कि तुम मम्मा डरना नहीं, मैं सबसे पहले आऊंगा। तो यहां पाठक के सामने उसकी निडरता आती है और जिससे हम उसको साहसी कह सकते हैं कि वास्तव में ही हामिद है वो साहसी बालक। इसके बाद में दूसरी विशेषता आती है उसकी स्वाभिमानी। स्वभाव, कहानी का अध्ययन जब पाठक करता है, हम करते हैं, तो हमारे सामने उसके व्यक्तित्व में, उसके चरित्र में एक और विशेषता उभर करके हमारे सामने आती है और वो है स्वाभिमानी। वो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता है, वो गिड़गिड़ाता नहीं है, वो याचना नहीं करता है, वो अपने सम्मान की रक्षा स्वयं करता है। जो जीवन में उपलब्ध जो संसाधन है उन्हीं से वो अपने जीवन का निर्वाह करता है, जिससे उसका स्वाभिमान है वो प्रकट होता है। लड़का है, समझदार है, मेले में जाता है, मेले में जाने के बाद में उसके साथ ही उसके मित्र हैं, वो मिठाई खरीदते हैं, खाने पीने की और चीजें लेते हैं, खिलौने लेते हैं। उसका मन ललचाता नहीं है, मन पर नियंत्रण है। वो दूसरों से मिठाई नहीं मांगता है या मिठाई मांगने की वो याचना भी नहीं करता है। यदि उसके साथी उसे मिठाई देना चाहे तो वो लेता भी नहीं है, वो इनकार कर देता है, मना कर देता है। और वो क्या करता है, उसके पास पैसे हैं, उन पैसों से न वो खिलौने खरीदता है, न मिठाई लेता है, अपनी दादी के लिए चिमटा खरीद लेता है। तो देखिए बेटा, यहां उसका जो व्यक्तित्व है, हाथ नहीं फैलाता, भीख नहीं मांगता है, वो देता है तो उसे भी वो स्वीकार नहीं करता है। तो यहां से हमें उसके स्वाभिमान होने का पता चलता है। इसके बाद में तीसरी जो चीज आती है समझदारी। समझदार कहेंगे बेटा, समझदारी नहीं, समझदार।
हामिद है वास्तव में ही समझदार है। देखने में छोटा बालक है, लेकिन आचरण, व्यवहार, कार्य प्रणाली आदि को देखने से पता चलता है कि वास्तव में ही वो बड़ों की तरह समझदार है। उसकी जेब में जो 3 पैसे थे, अपने मित्रों की तरह उसने मिठाई, खिलौने आदि खरीदने पर वो खर्च नहीं किए, बल्कि उन चीजों से उपयोगिता की चीज खरीद ली, उसने काम की चीज खरीद ली। वो समझ गया कि उसकी दादी है, जब रोटी पकाती है तो उसके हाथ जल जाते हैं, उंगलियां जल जाती है, हाथ की उंगलियां जल जाती है, इसलिए उसने अपने ऊपर वो पैसे खर्च न करके उनसे चिमटा खरीद लिया, जो उसकी समझदारी को दिखाता है कि वास्तव में हामिद है वो बड़ों की तरह क्या है, समझदार है। उसने अपने बारे में नहीं सोचा, उसने किसके बारे में सोचा, अपनी बूढ़ी दादी के बारे में सोचा, इसलिए हम उसको समझदार कह सकते हैं। इस प्रकार से हामिद के चरित्र की मुख्य रूप से इन 3 विशेषताओं का हम वर्णन कर सकते हैं। इस तरह से इस प्रश्न का हमारा उत्तर पूरा हो जाएगा। इसके बाद भी एक और प्रश्न आता है इस पाठ के अंदर, अंतिम जो प्रश्न है कि हामिद के अतिरिक्त किस पात्र ने आपको सर्वाधिक प्रभावित किया। हामिद के अतिरिक्त इस कहानी में किस पात्र ने आपको सर्वाधिक प्रभावित किया और क्यों? देखिए बेटा, वही बात है, प्रश्न को समझने की जरूरत है। जब कहानी पढ़ते हैं तो पढ़ते समय हामिद एक ऐसा पात्र है, इस कहानी का मुख्य पात्र है, जो पाठक को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। लेकिन अगर ध्यान देवें तो कुछ और भी पात्र है जो जिनका प्रभाव पाठक पर अवश्य पड़ता है। वो है हामिद की बूढ़ी दादी अमीना, जो पाठक को प्रभावित करती है। हम जानते हैं कि इस कहानी में हामिद के माता पिता गुजर चुके हैं। माता पिता के अभाव में बच्चों के परवरिश करने की एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। लेकिन बूढ़ी अमीना हामिद की परवरिश में अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ती, पूरे जी जान से वह उसकी परवरिश करती है। अपनी तरफ से जितना भी हो सकता है वो करती रहती है, क्योंकि उस बच्चे की चिंता, हामिद की चिंता अमीना को हर समय लगी रहती है। से वो आता है, जाता है, घूमता है, फिरता है, मेले आदि में कहीं भी हो, घर से बाहर, उसको उसकी चिंता लगी रहती है। और चिंता का कारण स्वाभाविक है, क्योंकि उसके बुढ़ापे की वो एक क्या है, लाठी है, उसके जीवन का सहारा है। इसलिए चिंता होना अमीना के लिए स्वाभाविक है। यद्यपि अमीना गरीब है,
धनाभाव है, आर्थिक तंगी उसके जीवन में व्याप्त है, फिर भी अपने बच्चे को, हामिद को मेले में जाने के लिए जोड़ तोड़ करके वो उसको जेब खर्च के रूप में 3 पैसे देती है। लेकिन जब हामिद मेले से लौटता है, घर आता है, तो उसके हाथ में अपनी दादी के लिए लोहे का चिमटा होता है। जैसे उस चिमटे को वो देखती है, देख करके नाराज हो जाती है। उसकी नाराजगी का कारण है कि उसके बच्चे के पास जो पैसे थे, उन पैसों को उसने अपने ऊपर खर्च नहीं किए, बल्कि उससे वो चिमटा खरीद करके लाया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दिन भर उसने मेले के अंदर कुछ भी खाया पिया नहीं है। और यह भी स्वाभाविक बात है कि माता पिता को या उनकी परवरिश, उनकी देखभाल करने वालों को हमेशा उनकी चिंता खाने पीने की लगी रहती है। आप बच्चे हो, घर से स्कूल में आ जाते हो, जब लौटते हो तो आपके माता जी आपके लिए बेटा खाने पीने की जो भी घर के अंदर चीजें हैं वो तैयार रखती। वो जानती है कि उसका बेटा है, बेटी है, वो स्कूल में पढ़ करके आया है। यद्यपि खाना आपके साथ भेजती है, फिर भी उसका हृदय ये कहता है कि सारे दिन से मेरा चाहे बेटा है, बेटी है, वो दिन भर से भूखा था। उसको यही लगता है, इसीलिए वो प्रबंध घर के अंदर पहले से तैयार रखती है करके। तो यहां बूढ़ी अम्मा को, उसकी दादी को ऐसी चिंता होना स्वाभाविक था कि उसने पैसे अपने लिए खर्च नहीं किए, उसने दिन में कुछ खाया पिया नहीं। और जब उसने उसे पूछा चिमटा लाने का कारण, तब रोती भी है, बार बार उसके ऊपर न्योछावर भी होती हैं, दुआएं भी देती हैं। इस प्रकार से हामिद के अतिरिक्त और किसी पात्र की प्रभावशाली भूमिका प्रभावित करने वाले इस कहानी में सामने आती है, तो वो है अमीना की, जिससे पाठक अवश्य प्रभावित होता है। तो इस प्रकार से ये जो प्रश्न था कि हामिद के अतिरिक्त किस पात्र ने आपको सर्वाधिक प्रभावित किया और क्यों किया है, उस क्यों का भी मैंने आपको कारण बताया है, उसका भी जवाब है। इस प्रकार से जैसे मैंने आपको बताया है, इस विधि से, इस तरीके से आप इन प्रश्नों के उत्तर लिख सकते हो। तो बेटा ये था हमारी जो पहली कहानी है, ईदगाह। उस ईदगाह कहानी के प्रश्न थे बेटा। जितने पाठ के प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को मैंने आपके सामने एक एक प्रश्न को लिख करके और उसका उत्तर है बोल करके आपको मैंने स्पष्ट करवा दिए। अब आपको क्या करना है बेटा, पाठ को पढ़ना है अच्छी तरह से, पढ़ने के बाद में उसको समझना है, चिंतन मनन करना है, अपनी तरफ से छोटे छोटे प्रश्न बनाने हैं और उनको आप अपने अभ्यास पुस्तिका में निरंतर लिखते रहिए। और ये जो प्रश्न मैंने आपको बताए हैं, इन प्रश्नों को भी आप अपने अभ्यास पुस्तिका में निरंतर लिखिए बेटा। होगा क्या, लिखने से आपका जो काम है और आपने जो पढ़ा है उसमें परिपक्वता आ जाएगी। एक बार हमने पढ़ लिया, 2 बार हमने पढ़ लिया, फिर पढ़ करके अपने शब्दों के द्वारा अभ्यास पुस्तिका के अंदर उनके उत्तर हमने लिख दिए। ऐसा करने से हमारे काम में दृढ़ता आती है, हमारा आत्मविश्वास जागृत होता है, पक्का होता है हमारा आत्मविश्वास।
तो आपको भी अपनी अभ्यास पुस्तिका में जैसे जैसे वीडियो में बताया जाता है उसके अनुसार आपको इन प्रश्नों को करते जाना है। तो जैसे आप इन प्रश्नों को करते जाओगे वैसे वैसे आपका आत्मविश्वास दृढ़ होता जाएगा। उम्मीद करता हूं बेटा कि आप वीडियो को देख करके मेरे द्वारा बताई गई बातों पर आप चिंतन मनन अवश्य करेंगे। इसके बाद में अगला जो पाठ है अगली वीडियो के अंदर है हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे बेटा। तो एक और बात कि आपकी जो अभ्यास पुस्तिका है उसमें काम आपको विधिवत रूप से करना है बेटा, व्यवस्थित तरीके से। ये नहीं है बेटा कि एक चीज हमने पहले कर ली है फिर कोई और वीडियो आ गया उसको देख करके उसको बाद में कर लिया। उसमें निरंतरता का अभाव है वो पैदा हो जाएगा। मैं आपके सामने आपके लिए जैसे जैसे आपके पाठ है पाठ्यक्रम के अंदर उसी तरह से आपको निरंतर बताता रहूंगा, अध्ययन करवाता रहूंगा। तो मैं चाहता हूं बेटा कि आप इस काम को गृह कार्य के रूप में अपनी अभ्यास पुस्तिका में रोजाना करते रहें। याद भी होगा, आपकी पकड़ भी बनती जाएगी और जब लिखने की जरूरत पड़ेगी तब आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। अगर कोई चीज आप भूल जाते हो कि ये प्रश्न मैं कर रहा हूं इसमें पता नहीं क्या पूछा गया है, तो जब आपके हाथ से लिखी हुई ये चीजें आपके पास हैं, उपलब्ध हैं, तो आपको फिर उलझने की आवश्यकता नहीं होगी। तब आप अपनी अभ्यास पुस्तिका उठा करके और उसमें से ये चीजें आप देख सकते हैं। इसीलिए निरंतर आपको ये काम करना होगा। जैसे जैसे आपको समय मिलता है समय के अनुसार स्वयं आप अपने पाठों का अध्ययन भी कीजिए बेटा। इससे क्या होता है कि जब आप खुद अध्ययन करते हो तो ज्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत आपके समझ में जरूर आता है। जब आपने पाठ नहीं पढ़ा था, सिर्फ शीर्षक पढ़ा, आप उस पाठ के बारे में कुछ नहीं जानते, सुनने पर हो। मानता हूं बेटा कि आप छोटे बच्चे हो, बड़ी बातें आपके समझ में नहीं आती है, समझाने पर ही वो समझ में आती है। लेकिन जब आप स्वयं उसको पढ़ते हो, अध्ययन करते हो, तब कुछ ना कुछ उस पाठ से संबंधित जानकारी है, ज्ञान है, उसको आप जरूर ग्रहण करोगे। ये अति आवश्यक है। बिना पढ़े परिस्थितियों के अनुसार हम सफल नहीं हो सकते। ये तो चलो बेटा 11वीं क्लास है, बड़ी क्लासों के अंदर आप आगे निकल जाओगे, तब वहां जाकर के तो आपको खुद को ही पढ़ना पड़ेगा। महाविद्यालय में जाने पर प्रोफेसर जो होते हैं आकर के अपने विषय से संबंधित जो उनका बिंदु होता है उस पर वो बोल करके चले जाते हैं। अगर आपने मनोयोग से, ध्यान से वो काम कर लिया या सुन लिया तो ठीक है, नहीं तो गया। तो वहां आकर के, घर आकर के आपको खुद को वो काम करना पड़ता है, खुद को तैयारी करनी पड़ती है, खुद को पढ़ना पड़ता है। स्वयं पढ़ने से आत्मनिर्भरता आपके अंदर पनपती है। उम्मीद करता हूं बेटा कि आप भी मेरी इन बातों का अनुसरण जरूर करेंगे।